वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? कंडीशनल इसका अर्थ होता है, ठीक है ना, एक इवेंट दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इवेंट यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसे हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसका अर्थ हुआ बी का प्रोबेबिलिटी आगे से ही दिया गया है, ठीक है ना, और हमें ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। मोर फॉर्मली हम क्या कह सकते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अर्थ हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग गिवन अंडर द कंडीशन और अंडर द circumstance that event B occurs. Correct? So under the circumstance event B occurs, you have to find the probability of event A. इसका अर्थ यही होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अर्थ यही होता है कि ये B का प्रोबेबिलिटी दिया गया है, ठीक है ना, और उस सर्कमस्टांस में, उस कंडीशन में अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है, जब प्रोबेबिलिटी B का प्रोबेबिलिटी दिया गया है तो उसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इजी। So I'm not going to jump into the formula, ठीक है। मैं इसे पहले एक्चुअली मैं कंपटीशन एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल वन इज हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स से सो द एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाई। हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं और एक इवेंट है, लेट्स से एफ, और एफ क्या है? इवेंट of 5 occurs. So just like 5 occurs. Okay? F क्या है? 5 occurs. 5 आने की इवेंट, ठीक है, हम डायरेक्ट थ्रो कर रहे थे, अगर 5 आता है तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? इवेंट F। और एक इवेंट है O, ठीक है, ऑड नंबर occurs। इससे लेट्स से हम O से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन O, यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा। मार्केट नहीं चल रही है, मक्सी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन O। सो इसका अर्थ क्या हुआ? F गिवन O, तो इसका अर्थ हुआ हमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है ना, अंडर द सर्कमस्टांस दैट ऑड नंबर ओनली अकर्स। समझ में आ गया? सो हमें ये बात पता है कि ऑड नंबर ही अकर होगा। सो अंडर द कंडीशन दैट ऑड नंबर ओनली अकर्स, आर यू पेइंग अटेंशन, ठीक है ना। सो ऑड नंबर मात्र ही अकर होगा, ठीक है ना, वो हमें पता है, और वो कंडीशन में, वो सर्कमस्टांस में हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है। तो आप कह रहे इजी है, ऑड नंबर मात्र ही अकर होगा, यानी ऑड नंबर इज ओनली गोइंग टू अकर, और उसमें से, ठीक है ना, हमें क्या निकालना है? 5 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो ईजी है। नीचे क्या चला जाएगा? नंबर ऑफ वेज दैट ऑड नंबर अकर्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑड नंबर अकरिंग, ठीक है ना, अकरिंग, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज ऑड नंबर अकरिंग, और ये हमारी सैंपल स्पेस बन गई, ठीक है ना, क्योंकि ऑड नंबर ही मात्र अकर होगा ना, और ऑड नंबर में से 5 अकर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका अर्थ वो हुआ, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? ऑड नंबर ही अकर होगा, ठीक है ना, और उसमें से 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ वेज ऑड नंबर अकर्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज 5 अकर्स। 5 कितनी वे में हो सकती है? 5 कितनी वे में अकर हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं एक्चुअली वेन डायग्राम बाद में बनाऊंगा, एक्चुअली ये वेन डायग्राम से समझाने के लिए, ठीक है ना। पहले फाइंड आउट करते हैं। सो नंबर ऑफ वेज ऑड नंबर अकर्स कितना हो गया? ऑड नंबर्स कितने तरीके से आ सकते हैं? आइदर 1 होगा, कि 3 होगा, कि 5 होगा, ठीक है ना। ये 3 वेज में ऑड नंबर आ सकता है, ठीक है ना।
5 कितने वेज में आ सकता है? जस्ट वन वे कि 5 आ गया, ठीक है ना, वन वे। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/3 0.33, ठीक है ना। हाँ, मे बी इफ वांट टू राइट लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/3 इसका क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी 0.33 यानी कि 33%, 33 अप्रोक्सीमेटली 33%। ये क्या है? 5 आने की प्रोबेबिलिटी अंडर दिस सर्कमस्टांस ऑड नंबर अकर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर 33% हो गया प्रोबेबिलिटी। अगर लेट्स से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं तो क्या आता प्रोबेबिलिटी? 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता? 1/6। ये कितना होता? 0.167 समथिंग, कितना आ रहा है? कैलकुलेट होता है, ओके। तो यानी 16.7% होता। ये कितना होता? 16.7%। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है इससे, है ना। तो इससे ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ओ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। समझ में आ रहा है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ओ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इससे ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। ये हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब वेन डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो इसमें इवेंट अंडर कंसिडरेशन क्या है? एफ और ओ 5 occurring, है ना। जब लेट्स से ये एफ हुआ, ठीक है ना। हम ये भी देख सकते हैं ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन भी है, क्योंकि ठीक है 5 एक क्या है, ऑड नंबर भी है, तो इंटरसेक्शन है ना, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है ना। ये हो गया ऑड नंबर, ठीक है। सो ऑड नंबर क्या क्या होता है? 1, 3 और 5, और 5 इंटरसेक्शन है, और इसमें बस 5 ही है इसलिए एफ का एक ही नंबर है 5। और हमें क्या था इसमें निकालना? हमारी ये सैम्पल स्पेस हो गई, सैम्पल स्पेस। सो पहला सैम्पल स्पेस ये था, दिस वाज योर सैम्पल स्पेस। बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारी सैम्पल स्पेस क्या हो गई? ये सेट वो हमारा सैम्पल स्पेस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्यों सैम्पल स्पेस हो गया? क्योंकि एक कंडीशन दिया गया है ना, ऑड ही नंबर आएगा, कि ऑड ही नंबर आएगा, और उसमें हमें क्या निकालना है? 5 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, हमारी ये चेंज हो गई, ये सैम्पल स्पेस चेंज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअली ऑड ही नंबर आएगा, वी नो इट, और वो सर्कमस्टांस में हमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी यार सैम्पल स्पेस इज ओनली ऑड नंबर सर्कल्स, और उसमें से हमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमारा सैम्पल स्पेस किस में चेंज हो गया, ठीक है ना। सो दिस व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस, न्यू सैम्पल स्पेस। पहले ये था, पूरा ये सैम्पल स्पेस था, ठीक है ना। अब ये सैम्पल स्पेस हो गया, ओके। और ये हो गया क्या? नंबर ऑफ वेज दैट क्या होता है? 5 अकर होता है ये इसमें, यानी इंटरसेक्शन ही, इंटरसेक्शन यानी हमें लिखना पड़ता है ना, ठीक है ना। ये हो गया क्या? इंटरसेक्शन। तो इससे आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं एक्चुअली दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ, तब मैं कंक्लूजन निकालूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? व्हाट्स द टाइम? 18 हो गया, ओके। सो एग्जांपल 2 हम देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन हो था ना, अब मैं सिनेरियो चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैं निकालना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन एफ, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन एफ, लेट्स से ओके, अगर एफ होता है, ठीक है ना, तो एक्चुअली और फाइल से अगर ये हम निकालना चाहते हैं, इसका क्या आएगा? इसका अर्थ हुआ क्या? क्या आएगा? 1। इसका अर्थ 5 ही आएगा, और नंबर आने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 1 होगा। ये क्यों 1 होगा? बिकॉज हमें पता है कि 5 ही आएगा, रिजल्ट विल बी 5, तब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 इज ऑड नंबर। देन फॉर श्योरिटी 100% चांस के साथ क्या आएगा? 5 ही आएगा, इसका अर्थ यही होता है, ऑड नंबर ही आएगा। इसीलिए ये क्या हो गया? 1 हो गया, इजी। लेकिन हमें लेकिन से हमें ये फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन एफ डज नॉट अकर, ठीक है ना। एफ नहीं अकर होता है, 5 अकर नहीं होता है, तब हमें निकालना है। समझ आ रहा है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? लेट्स पे अटेंशन। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा?
एफ डज नॉट अगर, तो सैम्पल स्पेस था हमारा 1 to 6, ठीक है ना, और उसमें से 5 नहीं अगर होगा, यानी कितना नंबर हो गया, 5 है, ठीक है ना, 5 नंबर ऑफ वीज, ठीक है ना, यानी ये एफ डजन अकर, ये 5 नंबर वीज, 5 ये या 5 तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना, ये एफ डजन अकर, और उसमें से ऑड नंबर आने की, ठीक है ना, ऑड नंबर आएगा, तो ऑड नंबर कितने हैं, 1 3 2 है ऑड नंबर, ठीक है ना, 2 ऑड नंबर है। ये बात समझ गए, ये बात समझ गए, हाँ समझ चुके हो ये बात। तो ये क्या है, एक्चुअली ये है, एक्चुअली इसे अगर लिखूँ पूरे में तो ये है, एक्चुअली दिस इज नंबर ऑफ वेज 5 डजंट अकर, ठीक है ना, और नंबर ऑफ वेज एफ इंटरसेक्शन अकर्स, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज एफ एफ कॉम्प्लीमेंट अकर्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज एफ कॉम्प्लीमेंट अकर्स, ठीक है, और ये क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑड नंबर अकर्स, समझ में आ रहा है, so number of ways odd number occurs and number of ways ध्यान दो f complement occurs। तो इस केस में अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो वेन डायग्राम कैसा होगा, इवेंट अंडर कंसिडरेशन कौन सा है, f कॉम्प्लीमेंट और o, ठीक है ना, o यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, और इसके बीच में o यहाँ पर है, और f कॉम्प्लीमेंट है, तो f कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या, f कॉम्प्लीमेंट का अर्थ पूरे सैम्पल स्पेस में से पूरे सैम्पल स्पेस है, लेकिन उस सैम्पल स्पेस में 5 नहीं है, एफ कॉम्प्लीमेंट का अर्थ ये हो गया, ठीक है ना, 5 नहीं है, यानी कि 1 है, 2 है, ठीक है ना, 3 है, 4 है, लेकिन 5 नहीं है, समझ तो यहाँ पर ये एफ कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना, और वो में ऑड नंबर से, तो ऑड नंबर क्या क्या होता है, ऑड नंबर क्या क्या होता है, 1 और 3 ऑर्डर होता है, और ये पूरा एफ कॉम्प्लीमेंट में आगे से ही है, समझा है ना, ये ओ है, ठीक है ना, ये एफ कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना, ये एफ कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये ओ क्या है, ऑड नंबर 1 और 3, क्योंकि 5 नहीं होता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट इसका है, यानी 1 3 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना, 1 3 यहाँ पर चल गया, ठीक है ना, और क्या है यहाँ पर 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, और ऑड नंबर में 1 3, ऑड नंबर में क्या हो गया 1 3, तो इस केस में क्या है, हमारा कंडीशन क्या था, एफ कॉम्प्लीमेंट हैपन्स, ठीक है ना, तो ये हो गया सैम्पल स्पेस, ये हो गया सैम्पल स्पेस, ठीक है ना, सैम्पल स्पेस, नया सैम्पल स्पेस, ये हो गया, क्यों, क्योंकि एफ हैपन्स हमें, और उसमें से ये आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, सैम्पल स्पेस क्या है, एफ कॉम्प्लीमेंट हैपन्स, ठीक है ना, या फिर एफ कॉम्प्लीमेंट अकर्स, और उस सिनारियो में हमें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये हो गया ऑड नंबर, और लेट्स से हम शुड से ऑड नंबर, ऑड एंड एफ कॉम्प्लीमेंट, ऑड एंड एफ कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, समझ में आ गया ना, तो अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना, अब हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या, और अभी इस एग्जाम्पल के बाद मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन एफ क्या है, और लेट्स ओके, इस एक्चुअली में ये एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, एफ कॉम्प्लीमेंट ये क्या है, एफ कॉम्प्लीमेंट में कितना एलिमेंट्स है, ठीक है ना, सो या नंबर ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट यही है ना, नंबर ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट ये सैम्पल स्पेस हो गया ना, न्यू सैम्पल स्पेस, और इसमें से ये इंटरसेक्शन ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ ओ इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इज बीइंग रिकॉर्डेड, इज द वीडियो बीइंग रिकॉर्डेड, यस, ठीक है ना, तो यही क्या है, ओ गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, और इससे हम जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वैसे ड्राइव द जनरल फॉर्मूला नाउ, ठीक है, मैं जनरल फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ, ठीक है, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल, लेट्स से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल, ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये क्या होता है,
ये सैम्पल स्पेस हो जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेट्स से नंबर ऑफ बी, ठीक है ना, यही हम अभी तक लिख रहे हैं, ठीक है ना। सैम्पल स्पेस हो जाएगा क्या तुम्हारा नंबर ऑफ बी, और ये यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तुम्हारा क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो गया, इजी। लेट्स तो हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हर एक बार तुम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। लेट्स से हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, तो हमें अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दिया गया है, ठीक है ना, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दिया गया है, और उससे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। लेट्स से तो हमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी दिया गया है, लेट्स से हमें प्रोबेबिलिटी दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी दिया गया है, ठीक है ना, और हमें प्रोबेबिलिटी दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, ये दोनों प्रोबेबिलिटी दिया गया है, ठीक है ना, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो हम कैसे निकालें, तो सिंपल सा रूल है, ये क्या रूल है, एक्चुअली लेट्स राइट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्या हम इसे अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यह क्या हो गया, लेट्स से दिस इज योर एस सैम्पल स्पेस, ठीक है ना, और इसमें हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, जैसे ए इज दिस और बी इज दिस, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गया एक्चुअली बी यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है ना, ये हो गया क्या बी। अगर हमें इसे अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे, एक्चुअली नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ऐसे तो हम कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ एस से अगर डिवाइड कर दें इस पूरा सैम्पल स्पेस से, स्पेस का साइज से, ठीक है ना, तब ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, डिवाइड बाय अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है ना, तो दोनों एक्चुअल जगह में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्चुअली द रेशियो इज स्टिल वैलिड, क्योंकि हम नंबर ऑफ एस से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है ना, दोनों को अगर हम नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो क्या है, स्टिल वैलिड है, यानी कि ये क्या हो गया, एक्चुअली मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इसलिए अगर हम इसे अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है ना, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, ठीक है, यानी कि ये न्यू फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं और ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, जब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, लेट्स से हमें प्रोबेबिलिटीज दिया गया है इंस्टेड ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, वो जब उसके सट्टा हमें क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटीज दिया गया है, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दिया गया है, ठीक है ना, तो उस केस में एक्चुअली हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है, हाँ इजी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, बस राइट द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ये और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। So this is your main conclusion out of this lecture. ये लेक्चर में से यही कंक्लूजन हम पहुंचे, ठीक है ना। एक्चुअली अब हम इसी कॉन्सेप्ट के, ठीक है ना, एक थर्ड एग्जांपल से भी समझने जा रहे हैं, एंड थर्ड एग्जांपल इज थ्रू कंटिंजेंसी टेबल। कंटिंजेंसी टेबल को यूज करके, कंटिंजेंसी टेबल हम किसे कहते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज कंटिंजेंसी टेबल, हम कंटिंजेंसी टेबल यूज करेंगे, कंटिंजेंसी टेबल, और कंटिंजेंसी टेबल यूज करके हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटीज, ठीक है ना। कंटिंजेंसी टेबल का अर्थ होता है अगर तुम्हें वन वेरिएबल वाला डेटा दिया गया है ना, उसे हम कहते हैं यूनिवेरिएट, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर एक ही वेरिएबल दिया गया है तो ये क्या हो गया, यूनिवेरिएट, ठीक है ना, और दो वेरिएबल्स दिया गया है तो वो डेटा क्या हो गया, बाईवेरिएट, यानी कि दो वेरिएबल्स है उस डेटा में, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास में बाईवेरिएट डेटा है यानी दो वेरिएबल्स हैं, है ना, उस केस में अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाते हैं उसी फ्रीक्वेंसी टेबल को कंटिंजेंसी टेबल कहा जाता है, समझ में आ गया। अगर यूनिवेरिएट है तो उस केस में जो हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं वो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या कहते हैं, जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है ना। और लेकिन बाईवेरिएट के केस में क्या कहते हैं, इसे कंटिंजेंसी टेबल कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स गिव यू एन एग्जांपल।